तो पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक के नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 ये अपना है पोलर कोऑर्डिनेट्स का। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, कोऑर्ड का इक्वेशन फाइंड किया था। ठीक है, कोऑर्ड का इक्वेशन, कोऑर्ड या जीवा। तो जीवा का इक्वेशन हमने फाइंड किया था किस तरह से। सपोज कोई भी सर्किल आपको दिया हुआ है, ये सपोज सर्किल है, इस सर्किल पर दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं r1, θ1, दूसरा पॉइंट सपोज Q जिसके कोऑर्डिनेट्स r2, θ2। तो P और Q को मिलाने वाली जो कोऑर्ड होगी या जो जीवा होगी उसका इक्वेशन क्या होगा। तो इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमने क्या किया था, क्योंकि सर्किल का इक्वेशन निकालना है तो सर्किल पर हमने क्या कंसीडर कर लिया था, एक वेरिएबल पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या मान लिए थे r, θ। और फिर जब पॉइंट P और Q तो ये ले लिए, तो इसको कुछ और पॉइंट ले लेते हैं अपन। सपोज पॉइंट A ले लिया, तो जब इसको अपन मिलाएंगे पॉइंट A से, तो यहां पर एंगल PAQ क्या बनेगा, 90 डिग्री का। तो यहां से आपने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की थी, और यहां से अपन ने, या इसके अंदर जो कोऑर्ड का इक्वेशन निकाला अपन ने, सर्किल का इक्वेशन आपको ये दिया हुआ था। पाइथागोरस थ्योरम तो दो पॉइंट से गुजरने वाली लाइन का इक्वेशन निकाला था। कोऑर्ड का इक्वेशन सर्किल ये दिया हुआ था आपको 2a cos थीटा, और आपको लाइन का इक्वेशन अपन ने ये अज्यूम कर लिया था P = r cos थीटा माइनस एल्फा। तो इन दोनों रिलेशंस को अपन ने कनेक्ट किया था, P और Q से पास करवाया था दोनों रिलेशंस को, और अपन ने एक तो किसकी वैल्यू फाइंड की थी, P की वैल्यू, जो कि आ गई थी 2a cos θ1 cos θ2, ये तो P की वैल्यू आ गई थी। और एल्फा की वैल्यू, ठीक है, दो वैल्यू फाइंड की थी, एक तो एल्फा = किसके आ गया था, θ1 + θ2 के, और P = आ गया था 2a cos θ1 और cos θ2। ये एल्फा और P की वैल्यूज वहां पर हमें मिली थी। तो एल्फा और P की वैल्यूज को जब आप यहां पर रखेंगे इस लाइन के इक्वेशन में, तो ये किसका इक्वेशन आ गया मेरे पास, कोऑर्ड का इक्वेशन। तो फाइनल जो इक्वेशन बना था कोऑर्ड का, जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, जो सर्किल पर है, कोऑर्ड का फाइनल इक्वेशन मेरे पास ये आ गया था, r cos थीटा माइनस एल्फा। तो एल्फा की वैल्यू क्या आ गई थी, θ1 + θ2, तो माइनस हो रहा है, तो यह आ जाएगा θ1 - θ2, और इक्वल टू किसके है, P के। P की वैल्यू क्या आई थी वहां पर, 2a, और cos θ1 और cos θ2। तो ये मेरे पास कोऑर्ड का इक्वेशन आया था, जो दो पॉइंट्स P और Q को ज्वाइन कर रही है। ठीक है, कोऑर्ड। तो यहां तक हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है, टेंजेंट लाइन का इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, स्पर्श रेखा का समीकरण। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन एट P r1 θ1। तो बिंदु P जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, r1 θ1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण। ठीक है, तो वृत्त की बात चल रही है यहाँ पर, सर्किल की, सर्किल का पॉइंट P है, स्पर्श रेखा का समीकरण क्या बनेगा। तो स्पर्श रेखा को आप किस तरह से डिफाइन करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है टेंजेंट लाइन का, वो अगर आपकी समझ में आता है तो आप आसानी से कोऑर्ड की सहायता से टेंजेंट लाइन का इक्वेशन फाइंड कर पाएंगे। तो क्या किया, देखिए अपन ने, मेरे पास टेंजेंट, ये मेरे पास कोई भी सर्किल है, और ये सर्किल की कोई भी कोऑर्ड है। ठीक है, ये पॉइंट मेरे पास क्या है, P, और ये पॉइंट क्या है, Q। आपको पता है कि कोई भी लाइन सर्किल को अधिक से अधिक दो पॉइंट्स पर क्या कर सकती है, इंटरसेक्ट कर सकती है। अगर मैं पॉइंट Q को P की तरफ अप्रोच करवाऊं, ठीक है, पॉइंट Q को किधर लाऊं मैं, P की तरफ, ये कंडीशन मैं अप्लाई कर रहा हूं, पॉइंट Q टेंड्स टू P, तो क्या होगा, देखिए आप, जैसे जैसे पॉइंट P को मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, P तो मेरा फिक्स है, और Q पॉइंट को किसकी तरफ लेकर आ रहा हूं मैं, P की तरफ, तो क्या होगा देखो,
अगर Q पॉइंट मैं यहां पर ले आया और P मेरा फिक्स पॉइंट है तो लाइन इस तरह से बन गई कॉर्ड। फिर Q पॉइंट को और मैं पास में लेकर आया, इस तरह से बना, और पास आए, इस तरह से बना, और जब Q पॉइंट किस पर आ गया, P पर, तो यही जो कॉर्ड थी ये इस सर्किल की क्या बन गई, टेंजेंट लाइन। यानी कि टेंजेंट लाइन के लिए आपको लिमिट क्या लेनी पड़ेगी, पॉइंट Q को किस पर लाना पड़ेगा, P पर लाना पड़ेगा, इसलिए लिमिट अप्लाई करनी पड़ेगी आपको Q टेंड्स टू P, Q टेंड्स टू P। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन मुझे फाइंड करना है, तो आप लिखेंगे फॉर टेंजेंट लाइन स्पर्श रेखा के लिए, स्पर्श रेखा के लिए क्या होगा, पॉइंट Q टेंड्स टू P, पॉइंट Q टेंड्स टू P। ये कंडीशन आप अप्लाई करोगे तो अगर पॉइंट Q पॉइंट P को टेंड कर रहा है तो क्या होगा, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, r1 थीटा 1, पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, r2 थीटा 2। इसका मतलब थीटा 2 किसको टेंड करेगा, थीटा 1 को, क्योंकि Q पॉइंट को कहां पर ले आया, P पर, P के कोऑर्डिनेट r1 थीटा 1 है, Q के r2 थीटा 2 है। ठीक है, तो r1 r2 तो इसमें है ही नहीं इक्वेशन में, ये कॉर्ड का इक्वेशन था। तो इस इक्वेशन में मुझे क्या करना है, थीटा 2, ठीक है ना, ये है आपके पास, देखो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स तो क्या है, r1 और थीटा 1, पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है, r2 थीटा 2, यानी Q अगर P पर आ रहा है इसका मतलब थीटा 2 किस पर आ गया, थीटा 1 पर। तो आप ये लिख सकते हैं दैट इज थीटा 2 टेंड्स टू थीटा 1, थीटा 2 टेंड्स टू थीटा 1। तो जैसे ये कंडीशन आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टेंजेंट लाइन का इक्वेशन। ठीक है, तो इस वाले लाइन इक्वेशन को अगर अपन नंबर 1 दे दें, नंबर 1, देन 1 इम्प्लाइज, तो ये कंडीशन में इक्वेशन नंबर 1 पर अप्लाई कर रहा हूं, थीटा 2 टेंड्स टू थीटा 1, क्या बन जाएगा, देखो आर कोस थीटा 2 की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, थीटा 1, तो माइनस थीटा 1 है तो 2 थीटा 1 हो गया, तो ये आ गया थीटा माइनस 2 थीटा 1, विच इज इक्वल टू थीटा 2 टेंड्स टू थीटा 1, तो ये अपने पास आ गया 2a, और कोस स्क्वायर क्या हो गया, थीटा 1, क्योंकि कोस थीटा 1 इंटू कोस थीटा 1 बन गया। तो ये इक्वेशन मेरे पास आ गया। तो ये इक्वेशन किसका आ गया मेरे पास, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखा का समीकरण। ठीक है, तो 2 पॉइंट्स से पास होने वाला अपने पास क्या था, कॉर्ड। ठीक है, कॉर्ड 2 पॉइंट से पास हो रहा था, और कॉर्ड का पॉइंट Q अगर P की तरफ टेंड कर रहा है, उस केस में P पॉइंट पर हमारे पास क्या बनेगी, टेंजेंट लाइन। तो जैसे वो कंडीशन मैंने लगाई तो मेरे पास किसका इक्वेशन आ गया, टेंजेंट लाइन का इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो कॉर्ड का इक्वेशन नंबर 1 है और टेंजेंट लाइन का इक्वेशन नंबर 2 है। अब इसके एक पार्टिकुलर केस है जो अपन देखेंगे, करिए एक बार। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट्स अपने पास आए, एक तो क्या आया, कॉर्ड यानी कि जीवा। तो जीवा का जो इक्वेशन अपने पास बना, आर कोस थीटा माइनस थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल टू 2a कोस थीटा 1 और कोस थीटा 2। इसके बाद टेंजेंट जो बना, यानी स्पर्श रेखा, टेंजेंट लाइन। स्पर्श रेखा के लिए थीटा 2 टेंड्स टू थीटा 1 हो गया, तो ये आ गया आर कोस थीटा माइनस 2 थीटा 1 इक्वल टू 2a कोस स्क्वायर थीटा 1। तो ये 2 इक्वेशंस मेरे पास हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस की सहायता से अपन क्या कर सकते हैं, एक पार्टिकुलर केस यहां पर हम बनाएंगे।
हाँ, नोट डालकर लिख लीजिए आप, नोट। तो ये दोनों इक्वेशन आपको पता है कि ये उस केस में इक्वेशन थे व्हेन सर्किल का इक्वेशन क्या लिया था आपने, r इक्वल टू 2a कोस थीटा। तो सर्किल का इक्वेशन ये हमने लिया था r इक्वल टू 2a कोस थीटा। उस केस में इस सर्किल के लिए कोर्ड का इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और टेंजेंट लाइन का जो इक्वेशन है उसे हम नंबर 2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये दो इक्वेशंस हमने निकाले, जबकि सर्किल का इक्वेशन क्या है, r इक्वल टू 2a कोस थीटा। अगर सर्किल का इक्वेशन हम चेंज करें, अब नोट डालकर लिखिए, इफ इक्वेशन ऑफ सर्किल यदि वृत्त का समीकरण अपन ये लें, क्या, r इक्वल टू 2a कोस थीटा माइनस गामा, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया, यानी यहां पर एंगल में क्या ले रहा था, थीटा। अब सर्किल के इक्वेशन में जो एंगल मैंने लिख दिया वो क्या लिख दिया, थीटा माइनस गामा। अगर सर्किल का इक्वेशन इस फॉर्म में है तो जो भी एंगल्स हमारे पास आ रहे हैं, एंगल थीटा के अंदर कितना चेंज हो गया, थीटा माइनस गामा। तो जितने भी एंगल आ रहे हैं उनमें माइनस गामा से अपन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, देन कोर्ड का जो इक्वेशन जब आप लिखोगे, कोर्ड का इक्वेशन इस केस में, तो कोर्ड के इक्वेशन में देखिए आप कितने एंगल आ रहे हैं, एक तो थीटा आ रहा है आपके पास, थीटा 1 आ रहा है और थीटा 2 आ रहा है। तो सभी एंगल्स को आप इस तरह से रिप्लेस करेंगे। थीटा को किससे रिप्लेस करोगे, थीटा माइनस गामा से। थीटा 1 को किससे रिप्लेस करोगे, थीटा 1 माइनस गामा से। थीटा 2 को किससे रिप्लेस करोगे, थीटा 2 माइनस गामा से। तो क्या होगा, देखो, एंगल थीटा इज रिप्लेस्ड बाई थीटा माइनस गामा। थीटा 1 को किससे रिप्लेस करेंगे, थीटा 1 माइनस गामा से। थीटा 2 को किससे रिप्लेस करेंगे, थीटा 2 माइनस गामा से। तो इक्वेशन नंबर 1 देखिए, कोर्ड का इक्वेशन क्या बन जाएगा, 1 इम्प्लाइज आर कोस थीटा की जगह क्या आ गया, थीटा माइनस गामा, और माइनस थीटा 1 को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, थीटा 1 माइनस गामा से। तो माइनस बाहर है, तो थीटा 1 और माइनस माइनस प्लस क्या हो गया, गामा। माइनस थीटा 2 माइनस गामा से रिप्लेस करें तो थीटा 2 और माइनस माइनस प्लस क्या हो गया, गामा, विच इज इक्वल टू 2a कोस थीटा 1 माइनस गामा और कोस थीटा 2 माइनस गामा। थीटा 1 को किससे रिप्लेस कर दिया, थीटा 1 माइनस गामा से, और थीटा 2 को किससे रिप्लेस कर दिया, थीटा 2 माइनस गामा से। तो ये मेरे पास आ गया। इसको क्या लिख सकते हैं, विच इम्प्लाइज, यहां से आप देख सकते हैं गामा एक तो कैंसिल हो गया, तो आर कोस क्या आ जाएगा, थीटा माइनस थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस गामा इक्वल टू 2a कोस थीटा 1 माइनस गामा इंटू कोस थीटा 2 माइनस गामा। तो ये मेरे पास आ रहा है कोर्ड का इक्वेशन। अगर सर्किल का इक्वेशन किस फॉर्म में दे रखा है, r इक्वल टू 2a कोस थीटा माइनस गामा की फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको मैं दे देता हूं सपोज इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह से ये तो मैंने क्या निकाला है, कोर्ड। अब मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, टेंजेंट लाइन। स्पर्श रेखा का जो समीकरण होगा इस केस में वो क्या बनेगा, तो ये स्पर्श रेखा आपके पास लिखी हुई, या इसी में कर दो आप। ठीक है, स्पर्श रेखा में क्या करना पड़ेगा आपको, केवल एक कंडीशन लगानी स्पर्श रेखा के लिए, क्या, थीटा 2 टेंड्स टू थीटा 1, बस इतना सा करना है। स्पर्श रेखा के लिए क्यू पॉइंट किसको टेंड करता है, पी को, दैट इज थीटा 2 इज रिप्लेस्ड बाई थीटा 1। तो यहां से इक्वेशन क्या बन जाएगा, आर कोस और थीटा 2 की जगह क्या लिखेंगे, थीटा 1। तो ये आ जाएगा थीटा माइनस 2 इंटू थीटा 1 और प्लस गामा
इक्वल टू यहाँ θ2 की जगह क्या आ गया θ1, तो θ1 माइनस गामा सेम हो गया, तो ये आ जाएगा 2a और cos स्क्वायर θ1 माइनस गामा। तो ये इस केस में टेंजेंट लाइन का इक्वेशन मेरे पास आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। जब भी आपके पास कोर्ड का इक्वेशन है तो आप उस इक्वेशन को टेंजेंट लाइन के इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कंडीशन क्या लगानी पड़ेगी, व्हेन पॉइंट Q टेंड्स टू P, तो P पॉइंट पर क्या बनेगा, टेंजेंट, या अगर पॉइंट P टेंड्स टू Q करो तो फिर Q पर टेंजेंट बन जाएगा। ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये आपके कोर्ड के लिए फॉर्मूला अपन ने डिराइव कर दिया है दो केसेज में, जब सर्किल r इक्वल टू 2a cos थीटा है और जब सर्किल का इक्वेशन r इक्वल टू 2a cos थीटा माइनस गामा है। इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक व्हेन फोकस इज एट पोल। तो नेक्स्ट अपन लिख रहे हैं आर्टिकल क्या, देखो, पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक व्हेन पोल इज एट फोकस। तो ये हो गया जब, या सांकव का ध्रुवीय समीकरण, सांकव का ध्रुवीय समीकरण जब ध्रुव नाभि पर स्थित है, जब ध्रुव नाभि पर स्थित है। ठीक है, तो उस कोनिक का पोलर इक्वेशन आपको फाइंड करना है जिसका पोल यानी कि ध्रुव किस पर स्थित है, फोकस पर यानी कि नाभि पर स्थित है। तो किस तरह से आप फाइंड करेंगे, और एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहां से आपके पास एक निकल कर आएगा, पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, कोनिक क्या है। कोनिक, तो कोनिक यानी सांकव, सांकव, सांकव के लिए क्या होती है डेफिनेशन, इस तरह से आप लिखते हो, सपोज ये कोई भी शेप है आपके पास, ये सपोज कोई भी कोनिक है, ठीक है, और मान लेते हैं कि ये इस कोनिक का क्या है, फोकस है, फोकस, नाभि जिसको आप बोलते हैं नाभि, और ये इस कोनिक के लिए क्या है, एक फिक्स लाइन है, फिक्स लाइन, और इस फिक्स लाइन को अपन क्या बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स, नियता। ये जो फिक्स लाइन अपन लेते हैं इसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट्रिक्स या नियता, और ये क्या है हमारे पास, फोकस और नाभि, नाभि, इस तरह से लिखते हैं। तो कोनिक का जो डेफिनेशन है वो क्या होगा, इस पर अगर मैं कोई भी वेरिएबल पॉइंट लूं, क्या, P, सपोज P इस पर कोई भी वेरिएबल पॉइंट है, तब दो चीजें हैं, एक तो P को किससे मिलाया मैंने, फोकस से, और एक पॉइंट P से इस फिक्स लाइन पर क्या ड्रॉ किया मैंने, परपेंडिकुलर, सपोज PM। तो दो लेंथ मेरे पास यहां पर है, P क्या है यहां पर, वेरिएबल पॉइंट, ठीक है, S क्या है यहां पर, फोकस यानी कि नाभि, और M क्या है, पॉइंट P से डायरेक्ट्रिक्स या नियता पर जो लंब डाला गया है, परपेंडिकुलर डाला गया है, वो किस पॉइंट पर मिल रहा है, M पॉइंट पर। तब ये एक कोनिक या सांकव कहलाएगा, ये वाला शेप, अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, यानी कि P की S से डिस्टेंस और P की M से डिस्टेंस और P की
m से डिस्टेंस, ये जो अनुपात है या रेशियो है ये हमेशा क्या मिलना चाहिए आपको, कांस्टेंट मिलना चाहिए। और इसको मैं किससे लिखता हूं, e से, या इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, e से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहां पर e क्या कहलाता है, एसेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता। ठीक है, ई को यहां पर क्या कहते हैं, उत्केंद्रता। लेकिन ध्यान रहे ये रेशियो हर एक पॉइंट के लिए फिक्स है। ये आपका अगर कोनिक बन रहा है पूरा, तो इस कोनिक का कोई भी पॉइंट लो आप, सपोज यहां पर आपने पॉइंट ले लिया, तो इस पॉइंट को अगर मैंने पी डैश लिया तो एस को पी डैश से आपने मिलाया, पी डैश से फिर नियता पर आपने लंब डाला, तो जो रेशियो बनेगा यहां पर क्या, पी डैश की कहां से, एस से डिस्टेंस, और अपोन पी डैश की कहां से, इस पॉइंट को मैंने ले लिया एम डैश, एम डैश से डिस्टेंस। ये रेशियो भी क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए, यानी कि कांस्टेंट। ये रेशियो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ये जो वेरिएबल पॉइंट है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि जो कोनिक है वो एक ऐसे चर बिंदु का, वेरिएबल पॉइंट का लोकस है या बिंदुपथ है, जिसकी फोकस से डिस्टेंस और एक फिक्स लाइन से जो डिस्टेंस है, उन दोनों का रेशियो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो डेफिनेशन आप इस तरह से लिख सकते हैं, इसकी डेफिनेशन, कोनिक इज ए लोकस ऑफ ए वेरिएबल पॉइंट, whose distance for which conic is locus of a variable point whose distances from focus and a fixed line are in constant ratio। ठीक है, तो इस तरह से लिख सकते हो आप। संकव एक ऐसे चर बिंदु का बिंदुपथ है जिसकी नाभि तथा एक स्थिर रेखा से दूरियों, ठीक है, तो दूरी का मतलब लंबवत दूरी है, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की अपन बात कर रहे हैं, से दूरियों का अनुपात सदैव नियत रहता है। तो ये चीज आप ध्यान रखिए। आप कहीं पर भी इस पॉइंट को लीजिए, आप ऐसे वेरिएबल पॉइंट का लोकस है जिसकी एक फोकस से डिस्टेंस और एक फिक्स लाइन जिसको अपन नियता बोलते हैं उससे डिस्टेंस अगर आप लें, तो वो जो रेशियो है वो हमेशा क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए।
ठीक है, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है अपन नेक्स्ट आर्टिकल में इसको काम में लेंगे। कहीं पर भी इस पर मैं पॉइंट लूंगा, उसकी एस से डिस्टेंस देखूंगा, उस पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, दोनों का रेशियो हमेशा किसके बराबर होगा, ई के बराबर होगा। ई एक कांस्टेंट है जिसके क्या कहते हैं, एक्सेंट्रिसिटी कहते हैं, उत्केंद्रता कहते हैं। और इस ई की वैल्यू पर ही फिर अपन देखेंगे कि डिपेंड करता है शेप का नाम, कि ई की वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगी, कभी पैराबोला बन जाएगा, परवलय बन जाएगा, इलिप्स बन जाएगा ई की किसी वैल्यू के लिए, यानी कि दीर्घवृत्त, अतिपरवलय यानी हाइपरबोला बन जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, ये तो नेक्स्ट जो अपन करेंगे, ये तो अभी तक अपन ने डेफिनेशन दिए केवल एक, क्योंकि डेफिनेशन यहाँ पर काम में आएगा ये फॉर्मूला। अब मैं आप वापस जो आर्टिकल अपन ने लिखा है उस पर आता हूँ। सांकव का ध्रुवीय समीकरण जब ध्रुव नाभि पर स्थित है, पोलर इक्वेशन ऑफ कोनिक व्हेन पोल इज एट फोकस। तो आप किस तरह से फाइंड करेंगे, तो ये मैं बना देता हूं। सपोज ये अपने पास क्या है, पोल है, और पोल कहां पर स्थित है, नाभि पर स्थित है, फोकस पर स्थित है। तो एस यहां पर ध्यान रहे आपको किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पोल को। ये इनिशियल लाइन बना दी मैंने, एस एक्स, और ये सपोज मेरे पास क्या है, कोनिक है, ये मैंने यहां पर क्या बना दिया, कोनिक। इस कोनिक का मुझे इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो कोनिक है, तो कोनिक के लिए मैं क्या बना सकता हूं, इधर डायरेक्ट्रिक्स, तो ये मेरे पास क्या बन गया, डायरेक्ट्रिक्स, जिसे अपन क्या बोलते हैं हिंदी में, नियता। ये नियता है। किसका इक्वेशन निकालना है, ये मैंने क्या बनाया है, कोनिक सांकव। तो हमें किसका इक्वेशन फाइंड करना है, कोनिक का इक्वेशन अगर हमें फाइंड करना है, यानी सांकव का इक्वेशन अगर हमें फाइंड करना है, तो सांकव के ऊपर एक वेरिएबल पॉइंट लेना पड़ेगा। ये मैं आपको बता चुका हूं पहले की क्लासों में कि किसी भी शेप का अगर इक्वेशन फाइंड करना है तो उस शेप के ऊपर हमें क्या लेना पड़ेगा, एक वेरिएबल पॉइंट लेना पड़ेगा। तो यहां पर मैंने सपोज एक वेरिएबल पॉइंट कंसिडर कर लिया पी पॉइंट, और इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने मान लिए r, थीटा। तो p को मैंने s से मिलाया, और पॉइंट P से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किस पर, नियता पर, डायरेक्ट्रिक्स पर। तो इस परपेंडिकुलर को मैंने लिख दिया PM। इस पॉइंट को मैं कुछ भी मान लेता हूं, सपोज Z मान लिया मैंने, Z। ठीक है, एक और मैं यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं, सपोज ये पॉइंट क्या है, N, यानी कि जो इनिशियल लाइन है, इनिशियल लाइन पर पॉइंट P से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, जो किसके बराबर है, PN के बराबर। ठीक है, तो आप इस तरह से लिखेंगे इसमें, लेट P, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, r, थीटा, इज ए वेरिएबल पॉइंट। ठीक है, चर बिंदु। ठीक है, क्योंकि इसी पॉइंट का हमें क्या निकालना होता है, लोकस निकालना होता है। सपोज पी आर कोमा थीटा इज ए वेरिएबल पॉइंट ऑन कोनिक। सांकव के ऊपर एक वेरिएबल पॉइंट हमने कंसिडर कर लिया, क्या, P। एस एक्स यहां पर क्या है, इनिशियल लाइन है, और इनिशियल लाइन को यहां पर ये जो कोनिक है इसकी एक्सिस भी आप बोल सकते हैं। किस तरह इक्वेशन निकालेंगे, देखो, अगर मैं यहां पर ये लाइन ड्रॉ करूं, इसकी फोकस यानी नाभि से पास होती हुई, और जो इनिशियल लाइन है या जो एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर मैंने एक लाइन ये ड्रॉ कर दी, तो ये पॉइंट मैंने लिख दिया सपोज क्या है, L, और इस पॉइंट को सपोज मैंने क्या मान लिया, L डैश। ठीक है, तो यहां पर L S L डैश, ये जो डिस्टेंस बनेगी पूरी L S L डैश, ये डिस्टेंस क्या कहलाती है, इसे हम बोलते हैं नाभिलंब से लेटस रेक्टम, क्योंकि किससे पास हो रहा है, फोकस से, यानी नाभि से तो पास हो रहा है। और इसकी जो एक्सिस है, इस एक्सिस के क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी कि लंबवत है, नाभि से पास हो रहा है और एक्सिस पर लंबवत है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नाभिलंब बोलते हैं। ठीक है, तो L S L डैश क्या कहलाता है, नाभिलंब।
नाभिलंब यानी कि लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम। और इसका जो हाफ होगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर जो भी कोनिक अपन पढ़ रहे हैं सिमेट्रिक शेप के हैं, तो सिमेट्रिक शेप के हैं तो इसका जो हाफ होगा उसे अपन क्या बोलते हैं, सेमी लेटस रेक्टम यानी कि अर्ध नाभिलंब। तो इसका जो हाफ डिस्टेंस होगी, हाफ डिस्टेंस को सपोज मैं एल मान लेता हूं, सपोज ये डिस्टेंस क्या है, एल, तो यहां पर मैं ले रहा हूं एस एल इक्वल टू किसके मान लिया मैंने, स्मॉल एल के, और ये क्या कहलाता है, अर्ध नाभिलंब, अर्ध नाभिलंब यानी कि सेमी लेटस रेक्टम, सेमी लेटस रेक्टम। ठीक है, तो ये कुछ एक चीजें मैंने यहां पर लिखी है, बाकी तो यहां आप देख ही सकते हैं। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स अपन आर थीटा ले रहे हैं, तो पी से जो पोल फोकस पर स्थित है, तो पोल की जो डिस्टेंस है वो तो क्या होगी, आर, और इनिशियल लाइन के साथ जो इसका एंगल है वो कितना है, थीटा। इस तरह आप लिख सकते हैं यहां पर। अब मैं यहां पर देख रहा हूं बाई डेफिनेशन ऑफ कोनिक, बाई डेफिनेशन ऑफ कोनिक, सांकाओं की परिभाषा से। ठीक है, तो कोनिक की डेफिनेशन क्या कहती है, ये आपको बताया कि P कहां पर स्थित है, कोनिक पर। तो P अगर कोनिक है तो P की फोकस से डिस्टेंस और P से नियता यानी डायरेक्ट्रिक्स पर जो परपेंडिकुलर डाला गया है, इन दोनों का रेशियो एक्सेंट्रिसिटी यानी कि उत्केंद्रता के बराबर होगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, PS अपॉन PM इक्वल टू किसके होगा, E के, इक्वल टू E लिख सकते हैं। डेफिनेशन ऑफ कोनिक यानी यहां से मेरे पास ये आ गया, दिस इंप्लाइज PS इक्वल टू E इंटू PM, PS इक्वल टू E इंटू PM। तो PS डिस्टेंस तो किसके बराबर है, R के बराबर, तो इसकी वैल्यू तो मैं रख सकता हूं यहां से। दिस इंप्लाइज PS इक्वल टू किसके, R के, विच इज इक्वल टू E इंटू PM। अब PM देखिए डिस्टेंस, PM डिस्टेंस को मैं क्या लिख सकता हूं, SZ और माइनस, यानी कि PM किसके बराबर है, NZ के बराबर है, तो ये लिख दिया मैंने, PM इक्वल टू किसके है, NZ के। ठीक है, PM डिस्टेंस और NZ डिस्टेंस दोनों बराबर है, तो इसकी जगह मैंने NZ लिख दिया। इसको मैं ये लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज R इक्वल टू E इंटू और NZ को मैं क्या लिख सकता हूं, NZ को SZ माइनस SN, इसको मैंने लिख दिया SZ और माइनस SN, लिख सकते हैं NZ को, ये NZ डिस्टेंस है, SZ ये पूरी डिस्टेंस है, इसमें से SN मैंने निकाल दिया, तो वो किसके बराबर होगा, NZ के। तो ये मेरे पास आ गया। अब यहां से देखिए SZ मेरे पास ये पूरी डिस्टेंस है SZ, और SN ये वाली वैल्यू मेरे पास है, तो मैं किस तरह से निकाल सकता हूं, अगेन इस तरफ मैं लिख रहा हूं, देखो L पॉइंट कहां पर स्थित है, कोनिक के ऊपर स्थित है। अगेन कोनिक के ऊपर है, तो कोनिक के ऊपर वाले सारे पॉइंट, ये जो कंडीशन है इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। किस तरह से, S को पॉइंट L से मिलाया और L पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, किस पर, नियता पर यानी कि डायरेक्ट्रिक्स पर, और इस पॉइंट को मैंने क्या मान लिया, सपोज M डैश। तो L पॉइंट तो कोनिक पर स्थित है, तो L पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस और L से नियता पर डाले गए लंब की लंबाई, इन दोनों का रेशियो क्या होगा, कांस्टेंट, डेफिनेशन ऑफ कोनिक, और वो कांस्टेंट किसके बराबर होगा, E के बराबर। तो क्या लिख सकते हो आप, देखो LS अपॉन LS अपॉन किसके, LM डैश अपॉन LM डैश किसके बराबर होगा, E के, यानी कि आप लिख सकते हो LS इक्वल टू E इंटू LM डैश, और आप ये भी लिख सकते हो LS इक्वल टू तो LS इक्वल टू किसके आ जाएगा, LM डैश की वैल्यू देखो, LM डैश किसके बराबर है, SZ के, तो E इंटू SZ, तो E इंटू SZ की जगह में क्या लिख सकता हूं, LS लिख सकता हूं। तो यहां से देखो क्या बन रहा है मेरे पास, विच इंप्लाइज R इक्वल टू क्या है, E को मल्टीप्लाई करें अंदर तो E इंटू SZ आएगा, E इंटू SZ की जगह में क्या लिख सकता हूं, LS, और माइनस E इंटू क्या आएगा, SN की वैल्यू क्या होगी, देखो आप यहां से, SN ये डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस क्या है, R, एंगल क्या बन रहा है, थीटा, तो SN क्या होगा, R cos थीटा,
एस एन किसके बराबर है, आर कोस थीटा के। तो एल एस आ गया माइनस ई मल्टीप्लाई हो गया, एस एन की वैल्यू रख दी आर कोस थीटा, आर कोस थीटा। और एल एस किसके इक्वल लिया है मैंने, एल एस सेमी लेटस रेक्टम यानी कि अर्धनाभिलंब है, जिसकी लेंथ किसके बराबर ली है मैंने, एल के बराबर, तो इसकी वैल्यू स्मॉल एल है। तो यहां से मेरे पास आ गया आर इक्वल टू स्मॉल एल माइनस ई इंटू आर कोस थीटा, ई इंटू आर कोस थीटा, ये बन गया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा देखो नेक्स्ट, विच इम्प्लाइज इस रिलेशन को मैं क्या लिख सकता हूं, पूरे रिलेशन को आर से मैं डिवाइड कर रहा हूं, आर से, तो इधर तो आ गया 1 इक्वल टू एल अपॉन आर, और माइनस इसको आर से डिवाइड किया तो आ गया ई कोस थीटा। तो यहां से मैं लिख सकता हूं दिस इम्प्लाइज एल अपॉन आर इक्वल टू 1 प्लस ई कोस थीटा, L upon R equal to 1 plus E cos theta is equation of conic, तो इस तरह से आप कोनिक का पोलर फॉर्म में इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं। और अब ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन आपके पास आ गया है, ये इक्वेशन पोलर फॉर्म में कोनिक को रिप्रेजेंट करता है, L अपॉन R इक्वल टू 1 प्लस E cos थीटा, जहां R और थीटा तो वेरिएबल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, L क्या है, सेमी लेटस रेक्टम की लेंथ, अर्धनाभिलंब की लंबाई, और E क्या है, एसेंट्रिसिटी यानी कि उत्केंद्रता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले की सहायता से आप किसी भी कोनिक को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब वो कोनिक डिफरेंट फॉर्म में किस तरह से लिखा जाएगा, कब उसको अपन इलिप्स कहेंगे, कब उसको अपन पैराबोला कहेंगे, कब उसको हाइपरबोला कहेंगे, कब उसको सर्कल कहेंगे, वो डिपेंड करता है किसकी वैल्यू पर, E की वैल्यूज, एसेंट्रिसिटी क्या होगी। ठीक है, तो वो अपन अभी नोट करेंगे, तो एक बार इसको लिखिए आप। ठीक है, इसके बाद इसके कुछ केसेस हैं जो अपन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो केसेस के अंदर क्या डिस्कस करेंगे देखो, नोट डालकर लिख लीजिए आप, नोट नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो ध्यान रहे नंबर फर्स्ट में अपन ये लिख रहे हैं, इस तरह से कोनिक आपने लिया है, ये तो अपन ने क्या लिया है, फोकस, और यही पर पोल है, ये अपनी क्या हो गई, इनिशियल लाइन, तो ये हमने कोनिक बनाया है, और ये इसकी क्या है, डायरेक्ट्रिक्स या नियता, ये अपन ने पॉइंट लिया था इस पर, तो SX, ये एंगल अपन ने क्या लिया है, थीटा लिया है। इस केस में जो कोनिक का इक्वेशन आया P पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, R कोमा थीटा, इस केस में कोनिक का इक्वेशन ये बन रहा है L अपॉन R इक्वल टू 1 प्लस E कोस थीटा, L अपॉन R इक्वल टू 1 प्लस E कोस थीटा, ये इक्वेशन हमारे पास आया है। अगर इस तरह से आप बनाएं, सपोज ये आप इस तरह से कोनिक बना रहे हैं, ये कोनिक, ठीक है, यानी कि जो इनिशियल लाइन है उसकी डायरेक्शन आप क्या ले रहे हैं, अपोजिट ले रहे हैं, इनिशियल लाइन की डायरेक्शन क्या ले रहे हैं, अपोजिट ले रहे हैं, इस तरह से कोनिक बना दिया, तो ये आपका क्या हो गया यहाँ पर, फोकस यानी कि पोल, और इनिशियल लाइन आपने इस तरफ बना दी, ये आप क्या ले रहे हैं, पॉइंट P, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या लेंगे अपन, R कोमा थीटा। उस केस में
इधर वाला जो एंगल बना, ठीक है, अगर इनिशियल लाइन आप इस डायरेक्शन में ले रहे हैं तो इधर जो एंगल बन रहा है इसको आप थीटा कंसीडर कर सकते हैं। तो इस तरफ वाला जो एंगल बनेगा वो क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, ठीक है। या अपन ये कहें कि जो एंगल कंसीडर करते हैं वो हमेशा इनिशियल डायरेक्शन की पॉजिटिव डायरेक्शन से लेते हैं, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन से जो एंगल है वो थीटा है। तो इधर वाला जो एंगल बना वो क्या बना, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। यानी कि अगर मैं इधर वाली डायरेक्शन को कंसीडर कर रहा हूँ, इधर वाली डायरेक्शन को अगर मैं कंसीडर कर रहा हूँ, तब इस वाली डायरेक्शन का जो एंगल बनेगा पॉइंट पी के साथ वो कितना है, पाई माइनस थीटा। तो आपको कुछ नहीं करना, इस इक्वेशन में एंगल थीटा को किससे रिप्लेस कर देना है, पाई माइनस थीटा से। तो आपको पता है कोस पाई माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस कोस थीटा के। तो इस केस में जो इक्वेशन बनेगा एल अपॉन आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस ई कोस थीटा, 1 माइनस ई कोस थीटा, ठीक है। केवल इतना सा चेंज होगा। अगर आप इनिशियल लाइन की डायरेक्शन को क्या कर दें, अपोजिट कर दें, उस केस में जो कोनिक का इक्वेशन है वो एल अपॉन आर इक्वल टू 1 माइनस ई कोस थीटा की फॉर्म में लिखा जाएगा। दूसरा जो इसमें पॉइंट है, दूसरा पॉइंट सेकंड पॉइंट में आपको क्या करना है, देखो, यदि सांकाओं का अक्ष प्रारंभिक रेखा के साथ एल्फा कोण बनाए, लिखिए इफ एक्सिस ऑफ कोनिक या इफ एंगल बिटवीन एक्सिस ऑफ कोनिक एंड इनिशियल लाइन इज एल्फा। तो क्या करें अपन, यदि सांकाओं के अक्ष तथा प्रारंभिक रेखा के मध्य का कोण एल्फा है, इस केस में सांकाओं का जो समीकरण है वो क्या होगा, ये आपको बताना है। तो इसका मीनिंग क्या है, देखो, ये अपन ले रहे हैं, ये सांकाओं का क्या लिया अपन ने, फोकस, और ये मैंने क्या बनाई, इनिशियल लाइन एस एक्स, ठीक है। तो जो फोकस है वो किस पर लिया है, पोल पर। तो ये मैंने इनिशियल लाइन बना दी एस एक्स। अगर ये इनिशियल लाइन है, इसी लाइन को हमने एक्सिस भी माना है, जो आर्टिकल अपन ने किया है, इसी लाइन को कोनिक का क्या लिया है हमने, एक्सिस भी लिया है। लेकिन यहां पर आपसे क्या कह रहा है, यहां कह रहा है कि एक्सिस इसी लाइन को नहीं लेना आपको, एक्सिस आप कोई दूसरी लाइन बना रहे हो। ये सपोज एक्सिस है कोनिक का, तो ये अगर कोनिक का एक्सिस है तो कोनिक इस तरह से बनेगा। अगर कोनिक इस तरह से बनेगा तो ये कह रहा है कि इनिशियल लाइन और जो एक्सिस बन रहा है उसके बीच का एंगल क्या है, एल्फा। अब कोनिक का इक्वेशन निकालते समय इस पर एक पॉइंट पी आप लेते हो जिसका कोऑर्डिनेट आर कोमा थीटा है। इनिशियल लाइन के साथ जो पूरा एंगल बनता है वो क्या होता है, थीटा। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल बना वो कितना आ जाएगा, थीटा माइनस एल्फा, थीटा माइनस एल्फा। यानी कि सांकाओं जो कोनिक है, कोनिक का जो इक्वेशन आप निकाल रहे हो उस केस में एक्सिस, कोनिक के एक्सिस और एसपी के बीच का एंगल क्या बन रहा है, थीटा माइनस एल्फा। जबकि पहले क्या बन रहा था, देखो, एसपी और एक्सिस के बीच का एंगल पहले क्या बन रहा था, थीटा बन रहा था। लेकिन अब ये एंगल कितना बन गया, थीटा माइनस एल्फा बन गया। तो करना कुछ नहीं है, थीटा को किससे रिप्लेस कर देना है, थीटा माइनस एल्फा से। तो इस केस में जो कोनिक का इक्वेशन होगा, कोनिक का इक्वेशन क्या बन जाएगा, एल अपॉन आर इक्वल टू 1 प्लस एल अपॉन आर इक्वल टू 1 प्लस ई कोस थीटा माइनस एल्फा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, केवल थीटा को किससे रिप्लेस कर देना है, थीटा माइनस एल्फा से, क्योंकि एक्सिस और लाइन एसपी के बीच का एंगल आपको देखना है। तो यहां पर जो एंगल एक्सिस और एसपी के बीच का एंगल क्या बन गया, थीटा माइनस एल्फा बन गया। ठीक है, तो एल अपॉन आर इक्वल टू 1 प्लस ई कोस थीटा माइनस एल्फा, इस तरह से लिख सकते हो। तीसरा पॉइंट, इसके अंदर
नंबर 3। अब ई की जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं, ये तो किसी भी कोनिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई भी जो कोनिक है संकव, उसका जनरल फॉर्म में इक्वेशन ये आ गया L अपॉन R इक्वल टू 1 प्लस ई कोस थीटा। तो जब तक पार्टिकुलर आपको दे नहीं इनिशियल लाइन की डायरेक्शन, तो अपन यही सी इक्वेशन को काम में लेंगे। L अपॉन R इक्वल टू 1 प्लस ई कोस थीटा। इसमें कुछ पॉइंट्स आप डाल सकते हैं, जैसे फर्स्ट पॉइंट इसमें, अगर मैं E इक्वल टू 0 लूँ, E इक्वल टू 0 पर ये कोनिक सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा, सर्किल, वृत्त को। अगर एसेंट्रिसिटी यानी उत्केंद्रता किसके बराबर है, 0 के बराबर है, E इक्वल टू 0 है, तब इक्वेशन क्या बनेगा, L इक्वल टू R, जो कि किसका इक्वेशन है, सर्किल का इक्वेशन। आपने देखा था सर्किल की एक फॉर्म आई थी, R इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है, सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। सेकंड, अगर E इक्वल टू 1 है, तब ये इक्वेशन पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा, पैराबोला, परवलय। अगर उत्केंद्रता या एसेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 के बराबर है, तब ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगा, पैराबोला को। थर्ड, E इज लेस देन 1, अगर E लेस देन 1 है, तब ये इक्वेशन इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा, इलिप्स, दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त। नंबर 4, अगर E ग्रेटर देन 1 है, E ग्रेटर देन 1 है, तब ये इक्वेशन हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा, हाइपरबोला, अति परवलय। अति परवलय। तो इस तरह से आप पहचान पाएंगे E की, भाई यही तो कंडीशन होगी, या तो E 0 के बराबर है तो सर्किल बनेगा, E अगर 1 के बराबर आ रहा है तो पैराबोला बनेगा, 1 से छोटा है 0 के अलावा, तो फिर वो क्या बनेगा, इलिप्स बनेगा। और इलिप्स की पार्टिकुलर फॉर्म ही सर्किल बनती है, जबकि उसकी मेजर और माइनर एक्सिस क्या हो जाए, सेम हो जाए। और E अगर ग्रेटर देन 1 आ रहा है, तब वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, हाइपरबोला को या अति परवलय को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। चौथा पॉइंट 20 में आप लिख सकते हैं, पॉइंट नंबर 4, फोर्थ पॉइंट में अपन क्या कर रहे हैं, देखो, पैराबोला के लिए आप लिख सकते हैं 4 पैराबोला, 4 पैराबोला, परवलय के लिए E इक्वल टू किसके है, 1 के। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पैराबोला के लिए जो इक्वेशन है कोनिक का वो क्या होगा, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं दूसरी फॉर्म में। तो L अपॉन R इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा, क्योंकि E इक्वल टू किसके हो गया, 1 के, तो E की वैल्यू मैंने 1 रख दी, 1 प्लस ई कोस थीटा। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कोस थीटा इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज L इक्वल टू 2 इंटू R कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। इसको आप ये भी लिख सकते हैं R इक्वल टू L बाई 2 और सेक स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कि पैराबोला के लिए इस इक्वेशन को इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये अपन ने जनरल इक्वेशन फाइंड किया है किसका, कोनिक का, और फिर उस इक्वेशन के कुछ पार्टिकुलर केसेस यहाँ पर डिस्कस किए, और साथ ही ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स भी यहाँ पर मैंने आपको नोट करवा दिए कि एसेंट्रिसिटी की वैल्यूज क्या क्या अपन लें, उसके हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पर शेप्स बनने वाले, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है इसके अंदर डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन फाइंड करना, ठीक है, जिसका फोकस कहां पर है, पोल पर। तो ये तो इक्वेशन किसका निकाला है हमने, कोनिक का। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा पोलर फॉर्म के अंदर।
इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स when pole is at focus। नियता का समीकरण जब ध्रुव नाभि पर स्थित है, जबकि ध्रुव नाभि पर स्थित है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स या नियता का इक्वेशन हम फाइंड कर रहे हैं, जबकि पोल कहां पर है, नाभि पर। ठीक है, फोकस पर। तो इस तरह की स्थिति होगी। ये सपोज क्या है, मेरे पास पोल और यहीं पर क्या होगा, फोकस। एस से डिनोट कर दिया। इनिशियल लाइन हो गई एस एक्स। ये सपोज क्या है, कोनिक। ये मेरे पास कोनिक है और ये क्या है, डायरेक्ट्रिक्स। नियता। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन फाइंड करना है आपको। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको इक्वेशन किसका निकालना है। लास्ट जो अपन ने आर्टिकल किया है उसमें हमने कोनिक का इक्वेशन फाइंड किया है। तो जब कोनिक का इक्वेशन हम फाइंड कर रहे हैं तो जो वेरिएबल पॉइंट है वो कहां पर लिया था, कोनिक के ऊपर लिया था। अब इक्वेशन मुझे किसका निकालना है, डायरेक्ट्रिक्स का। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन अगर निकालना है तो वेरिएबल पॉइंट कहां पर लोगे, अब डायरेक्ट्रिक्स पर लोगे। तो ये मैंने एक वेरिएबल पॉइंट ले लिया यहां पर। सपोज ये वेरिएबल पॉइंट है P, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, r कोमा थीटा। तो ये डिस्टेंस तो क्या हो गई r, ये एंगल क्या हो गया, थीटा। ठीक है, ये और ये आपको पता है, यहां से जब इसको अपन इस तरह से ले जाते हैं तो ये क्या बनता है, नाभिलंब। और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है उसको मैं किससे लिखता हूं, L से। ये पॉइंट L, तो ये डिस्टेंस क्या कहलाती है, सेमी लेटस रेक्टम, अर्ध नाभिलंब। ठीक है, सेमी लेटस रेक्टम। तो यहां से किस तरह से आप करेंगे, देखो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये पॉइंट आपका इसकी सीध में ही आए, ये बस ध्यान रहे आपको। तो ये पॉइंट P, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, r कोमा थीटा। तो ये डिस्टेंस r और ये एंगल क्या बन रहा है, थीटा। इक्वेशन किस तरह से निकालेंगे आप एक चीज यहां से नोट कर सकते हैं। S क्या है, फोकस, नाभि। और L पॉइंट कहां पर स्थित है, कोनिक्स पर। कोनिक के इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है, कोनिक की डेफिनेशन क्या है कि कोनिक का कोई भी पॉइंट है उसकी फोकस से डिस्टेंस और उससे नियता पर डाले गए लंब की जो लंबाई होगी, इसको मैं ले लेता हूं सपोज m, इन दोनों का रेशियो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो आप ये लिख सकते हैं, यूजिंग डेफिनेशन ऑफ कोनिक, डेफिनेशन ऑफ कोनिक। तो L कोनिक पर स्थित पॉइंट है, तो क्या होगा, SL अपॉन LM इक्वल टू किसके बराबर होगा, E के। जहां E क्या है, एसेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज SL इक्वल टू E इंटू LM। SL लेंथ किसके बराबर है, स्मॉल l के। तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज स्मॉल l इक्वल टू E इंटू LM। LM लेंथ मेरे पास ये है। LM लेंथ किसके बराबर है, देखो LM किसके बराबर है, ये अगर इस पॉइंट को मैं Z मान लूं तो LM और SZ बराबर है, तो E इंटू किसके हो गया, SZ के। और दिस इंप्लाइज L इक्वल टू E इंटू SZ। आप देखिए ट्राइंगल किससे देख सकते हो आप, PSZ से। ये एंगल 90 डिग्री, ट्राइंगल PSZ। इससे क्या लिख सकते हैं अपन, SZ अपॉन R इक्वल टू किसके होगा, कोस थीटा के। देख सकते हो SZ तो क्या हो गया, बेस, और R यानी कि S पे क्या हो गया, हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण। तो SZ अपॉन R इक्वल टू किसके, कोस थीटा के। तो यहां से SZ की वैल्यू आ गई आपके पास R इंटू
कोस थीटा। ये वैल्यू आप यहाँ पर रख दीजिए, एस जेड की जगह आ गया आर इंटू कोस थीटा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ एल अपॉन आर इक्वल टू ई कोस थीटा। तो ये इक्वेशन आ गया किसका, डायरेक्ट्रिक्स का, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो जो कोनिक का इक्वेशन था वो तो क्या था, एल अपॉन आर इक्वल टू 1 प्लस ई कोस थीटा, लेकिन जो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है वो क्या आ रहा है, एल अपॉन आर इक्वल टू ई कोस थीटा। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। उसी तरह से आप इसमें भी वही चीज कर सकते हैं जो वहां पर पार्टिकुलर केसेस अपन ने लिखे थे। नोट नंबर वन यही है कि ये अपने पास क्या है, एस, क्या है एस, और ये अपन ने क्या बना दिया, कोनिक, और ये इसकी क्या है, डायरेक्ट्रिक्स। तो इस केस में जो इक्वेशन मेरे पास बना, एल अपॉन आर इक्वल टू किसके आ गया, ई कोस थीटा के। किसका इक्वेशन है ये, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। अगर आप डायरेक्शन ऑफ इनिशियल लाइन इज अपोजिट, ठीक है, यानी कि इनिशियल लाइन की डायरेक्शन को अगर आप क्या कर दें, अपोजिट कर दें या बदल दें, तो क्या होगा, इस तरह की स्थिति बन रही है। ये आपका एस है, ठीक है, एस, ये वाला कोनिक हम बना रहे हैं, ये कोनिक, ठीक है, तो इस तरह से बनेगा ये एस, और इधर क्या आएगी आपकी नियता। इस केस में क्या होगा, इस पर कोई भी पॉइंट आप लोगे, ठीक है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन से हमेशा एंगल देखते हैं, तो ये तो थीटा, लेकिन मैं इनिशियल लाइन अगर अपोजिट डायरेक्शन में लूँ तो ये एंगल क्या होगा, पाई माइनस थीटा। तो उस केस में क्या करना था आपको, थीटा को किससे रिप्लेस करना था, पाई माइनस थीटा से। सेम चीज कोनिक के इक्वेशन में की थी। तो थीटा को जब पाई माइनस थीटा से रिप्लेस करेंगे तो कोस पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कोस थीटा। यानी कि इस केस में जो इक्वेशन बनेगा, एल अपॉन आर इक्वल टू किसके आ जाएगा, माइनस ई कोस थीटा। ये नियता का यानी कि डायरेक्ट्रिक्स का क्या होगा, इक्वेशन होगा। दूसरा जो पॉइंट है, दूसरे पॉइंट में आपने क्या किया था कि एक्सिस है जो किसकी, कोनिक की, और इनिशियल लाइन है उसके बीच का एंगल अगर क्या हो जाए, अल्फा। तो यहां पर ध्यान रहे आपको, कोनिक की एक्सिस और इनिशियल लाइन दोनों सेम है, दोनों क्या है, सेम। उस केस में ये इक्वेशंस आ रहे हैं। तो आप इसमें इस तरह से लिखोगे, इफ एंगल बिटवीन इनिशियल लाइन एंड एक्सिस, इफ एंगल बिटवीन इनिशियल लाइन एंड एक्सिस इज अल्फा, ठीक है, यानी कि जो प्रारंभिक रेखा है और जो सांकाओं का अक्ष है उसके बीच का कोण क्या है, अल्फा है। इस तरह की स्थिति हो गई। ये अपने पास क्या है, एस, और ये क्या है, इनिशियल लाइन, लेकिन कोनिक का जो एक्सिस है वो मैंने ये ले लिया। उस केस में कोनिक इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो कोनिक का एक्सिस, इनिशियल लाइन से एंगल क्या है, अल्फा। इस पर मैं कोई भी पॉइंट पी लूं जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, आर कोमा थीटा। तो ये जो पूरा एंगल है वो तो थीटा बनेगा, इतना एंगल क्या बनेगा, थीटा माइनस अल्फा। यानी कि पी एस का एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वो कितना है, थीटा माइनस अल्फा, जबकि पहले पी एस का जो एक्सिस के साथ एंगल बन रहा था वो क्या था, थीटा था। तो कुछ भी नहीं करना, थीटा को किससे रिप्लेस करना है आपको, थीटा माइनस अल्फा से। तो इस केस में जो नियता का जो समीकरण होगा, डायरेक्ट्रिक्स का जो इक्वेशन होगा वो होगा एल अपॉन आर इक्वल टू ई कोस थीटा माइनस अल्फा। थीटा को किससे रिप्लेस कर दिया, थीटा माइनस अल्फा से। थर्ड पॉइंट इसका, थर्ड पॉइंट में आप उसी तरह से लिख सकते हैं, क्या कि पैराबोला के लिए, पार्टिकुलर केस फॉर पैराबोला के लिए आपसे अगर पूछा जाए कि डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, तो E इक्वल टू किसके रखना है आपको, 1 के। तो ये आ जाएगा L अपॉन आर इक्वल टू कोस थीटा, L अपॉन आर इक्वल टू
cos थीटा। ये पैराबोला के लिए किसका इक्वेशन होगा? डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, नियता का समीकरण होगा। ठीक है, तो इससे आगे का अपन नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।